सोचिए 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा देखा और उन्हें उसमें मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने दिखे। अच्छा। उन्होंने इन्हें सेल्स नाम दिया। लैटिन में इसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। सुनने में ये शायद छोटी बात लगे, पर इसने तो पूरी बायोलॉजी की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं सेल्स की दुनिया को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्यों इन्हें जीवन की फंडामेंटल यूनिट माना जाता है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो सेल्स की खोज, उनकी बनावट और वो कैसे काम करते हैं, इस सब पर रोशनी डालती है। सही। तो चलिए इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया के रहस्यों को खोलते हैं ना। बिल्कुल। तो हुक की उस पहली झलक के बाद 1674 में ल्यूएन हुक ने उन्होंने और बेहतर माइक्रोस्कोप से तालाब के पानी में पहली बार तैरती हुई जीवित सेल्स देखी। हाँ, वो फ्री लिविंग सेल्स थी। और फिर देखिए 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर एक बहुत ही अहम हिस्सा खोजा, न्यूक्लियस। अच्छा, तो जैसे पहेली के टुकड़े जुड़ रहे थे धीरे धीरे। एकदम। और फिर 1838-39 में श्लाइडन और श्वान ने इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी सेल थ्योरी पेश की। सेल थ्योरी, इसमें क्या था खास? उनका कहना था कि भाई सभी पौधे और जानवर वो सेल से ही बने हैं और सेल ही जीवन की मतलब बुनियादी इकाई है। फिर 1855 में विर्चाव आए। उन्होंने इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ी कि हर नई सेल जो है वो पहले से मौजूद सेल से ही बनती है, अपने आप नहीं। अच्छा, मतलब सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि वैज्ञानिक समझ कैसे धीरे धीरे विकसित होती है, एक खोज दूसरी का रास्ता बनाती है, यू नो। सही कहा। तो फिर ये सेल्स आखिर हैं क्या चीज? जैसे हम प्याज की झिल्ली को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, हाँ हाँ, तो उसमें एक जैसी छोटी छोटी इकाइयां दिखती हैं, वही सेल्स हैं? जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। हर जीवित चीज, चाहे वो एक सेल वाला अमीबा हो या हम इंसान जैसे जटिल प्राणी, सब सेल से ही बने हैं। और देखिए, हर सेल के मोटे तौर पर 3 मुख्य हिस्से होते हैं। कौन कौन से? सबसे बाहरी परत वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर अंदर कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस, और इन दोनों के बीच का जो जेली जैसा पदार्थ है वो है साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो सेल का एक तरह से गेटकीपर हुआ है ना? हाँ, कह सकते हैं। ये तय करता है कि कौन सी चीजें अंदर आएंगी, कौन सी बाहर जाएंगी, इसीलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। बिल्कुल, सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब वो चुन चुनकर चीजों को आने जाने देती है, और यहीं पर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। अच्छा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये कैसे काम करता है? देखिए, डिफ्यूजन तो सिंपल है, कोई भी पदार्थ अपनी ज्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह की तरफ जाता है जब तक बराबर ना हो जाए। ठीक है। और ऑस्मोसिस खासतौर पर पानी के मूवमेंट के लिए है, इसी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार। ओके, पानी का आना जाना। हाँ, जैसे अगर सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, मतलब बाहर पानी ज्यादा है सेल के मुकाबले, तो पानी अंदर आएगा। हाँ, और सेल फूल जाएगी। और अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें, जहां बाहर पानी कम है, तो पानी बाहर निकल जाएगा और सेल सिकुड़ जाएगी। एकदम सही। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, उसमें अंदर बाहर पानी का मूवमेंट बराबर रहता है, तो सेल का साइज वैसा ही रहता है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। और पौधों की सेल्स में तो सुना है इसके बाहर एक और परत होती है, सेल वॉल। हाँ बिल्कुल, प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक सख्त सेल वॉल होती है। ये ज्यादातर सेलुलोज की बनी होती है। इसका क्या काम है? ये सेल को एक तो मजबूती और निश्चित आकार देती है, और दूसरा ये उसे ज्यादा पानी वाले माहौल में, जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, फटने से बचाती है। अच्छा, प्रोटेक्शन देती है। हाँ, स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन। और अब आते हैं न्यूक्लियस पर। इसे तो सेल का दिमाग या कंट्रोल सेंटर कहते हैं। बिल्कुल। न्यूक्लियस ही सब कंट्रोल करता है। इसमें होते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए से, जिसमें सारी जेनेटिक जानकारी होती है। एकदम सही। डीएनए में ही वो सारा ब्लूप्रिंट होता है कि सेल क्या करेगी, कैसे बनेगी, कैसे बंटेगी। न्यूक्लियस ही सेल डिवीजन, मतलब सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, और उसकी रोज की गतिविधियों को डायरेक्ट करता है। क्या सब सेल्स में ऐसा ही न्यूक्लियस होता है? नहीं, इसमें फर्क है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया में कोई साफ झिल्ली वाला न्यूक्लियस नहीं होता। उस जगह को न्यूक्लियोइड कहते हैं। अच्छा। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जैसे हमारी सेल्स या पौधों की सेल्स, उनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। समझ गई। अब न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म,
उसमें क्या होता है? आपने कहा जेली जैसा। हाँ, वो फ्लूइड मैट्रिक्स है, लेकिन वो सिर्फ खाली जली नहीं है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स तैरते रहते हैं। इन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स। जैसे हमारे शरीर में अंग होते हैं, वैसे ही सेल के अंग। बिल्कुल। ये छोटे अंग हैं जो सेल्स के लिए खास काम करते हैं। जैसे फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना। हाँ हाँ, कौन कौन से हैं ये ऑर्गेनेल्स? कई हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER। ये दो तरह का होता है, रफ और स्मूथ। ये प्रोटीन और लिपिड बनाने और उन्हें सेल में इधर उधर भेजने में मदद करता है। अच्छा। और फिर है गोल्गी अपैरेटस। ये चीजों को, मतलब प्रोटीन्स वगैरह को पैकेज करता है और उन्हें उनकी सही मंजिल तक डिस्पैच करता है, पोस्ट ऑफिस जैसा। पैकेजिंग और डिस्पैच। और लाइसोसोम्स, इन्हें तो सुसाइड बैग्स भी कहते हैं ना। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल या खराब हो चुके ऑर्गेनेल्स को पचा जाते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं। कभी कभी पूरी सेल को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं अगर वो डैमेज हो जाए। बाप रे। और सबसे मशहूर माइटोकॉन्ड्रिया, वो तो सेल के पावर हाउस है। हाँ बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया ही सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए ATP के रूप में एनर्जी पैदा करते हैं, जिससे सेल अपने सारे काम कर पाती है। और प्लांट सेल्स में कुछ और भी होता है शायद। प्लास्टिड्स। हाँ, प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स होते हैं। इनमें सबसे जरूरी है क्लोरोप्लास्ट्स, जिनमें क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं। अच्छा। और एक बहुत ही रोचक बात बताऊं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स का अपना खुद का DNA और राइबोसोम्स होते हैं। क्या? उनका अपना DNA न्यूक्लियस के अलावा? हाँ, ये इस थ्योरी को सपोर्ट करता है कि शायद ये कभी आजाद बैक्टीरिया जैसे जीव थे जो बहुत पहले यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर रहने लगे। एक तरह से सेल के अंदर सेल। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, ये सब तो हो गया कि सेल क्या है, कैसे काम करती है, पर ये अपनी संख्या कैसे बढ़ाती हैं? नई सेल्स कैसे बनती हैं? उसके लिए सेल डिवीजन होता है। दो मुख्य तरीके हैं, माइटोसिस और मेयोसिस। माइटोसिस और मियोसिस, इनमें क्या फर्क है? माइटोसिस ज्यादातर शरीर की ग्रोथ और मरम्मत के लिए होता है। इसमें एक मदर सेल बनकर दो बिल्कुल वैसी ही डॉटर सेल्स बनाती है, मतलब क्रोमोसोम्स की संख्या उतनी ही रहती है, एकदम कॉपी। ओके, क्लोन बनाने जैसा। हाँ, एक तरह से। और मियोसिस ये खास तौर पर रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाने के लिए होता है, जिन्हें गैमेट्स कहते हैं, जैसे स्पर्म और एग। इसमें क्या अलग होता है? इसमें एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं और हर नई सेल में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। आधी क्यों? ताकि जब दो गैमेट्स एक माँ से एक पिता से मिलकर नई पीढ़ी बनाएं तो क्रोमोसोम की संख्या वापस नॉर्मल हो जाए। इससे जेनेटिक विविधता भी आती है। अच्छा, तो माइटोसिस है नकल बनाने के लिए और मियोसिस है अगली पीढ़ी में विविधता लाने के लिए। हाँ, संक्षेप में यही कह सकते हैं। तो हमने देखा कि ये जो सेल है, ये कितनी अविश्वसनीय रूप से व्यवस्थित और जटिल इकाई है तो इसकी वो बाहरी झिल्ली, मेम्ब्रेन और अंदर की ये सारे ऑर्गेनल्स, इनका संगठन ही इसे जीवन के सारे काम करने लायक बनाता है, सांस लेने से लेकर पोषण, न्यूट्रिशन और कचरा हटाने तक। सचमुच ये जीवन की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। बिल्कुल। वाकई अविश्वसनीय है कि इतनी छोटी सी जगह में इतना सब कुछ पैक होता है और इतने कोऑर्डिनेशन से काम करता है। हाँ, ये प्रकृति का एक चमत्कार ही है। अच्छा, एक बात सोचने पर मजबूर करती है। आपने मेम्ब्रेन की बात की। वायरसेस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है ना, और वो सिर्फ किसी जीवित सेल के अंदर घुसकर ही अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। बाहर वो निर्जीव जैसे होते हैं। हाँ, ये सही है। तो क्या ये मेम्ब्रेन ही वो एंडसाइडन रेखा है, वो बाउंड्री जो जीवन को परिभाषित करती है? मतलब क्या मेम्ब्रेन का होना ही लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक जरूरी फर्क है? इस पर जरूर सोचिएगा। ये एक बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है।